हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर, और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे लाइट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग हैं, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो अनुप्रिया, कुंदन, उजाला, मुन्नी, मिथिलेश, सुजीत, सुहानी, सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। गौतमी, अबू बकर, ज्योति, निशु, रिति, दिलसाद, जितेंद्र, प्रमोद, प्रीति, निरंजन, वजय, नशर, सोनी, प्रियांशु। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि फोकस, हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोगों ने देखा कि जो दर्पण का ध्रुव है और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है, उसको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है? कई बच्चे यहां पर कहेंगे फोकस बिंदु जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बराबर है, बिल्कुल सही है। फोकस पॉइंट जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधे पर जो बिंदु होता है ना, वो क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। लेकिन फोकस बिंदु कहेंगे किसे? तो याद रखिएगा फोकस बिंदु का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, सर, या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस बिंदु कहते हैं। पहले समझिए, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा अभी, जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतजार करिए, पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे। जैसे आप समझो, ये क्या है? ये मान लीजिए कौन सा मिरर है? ये धंसा हुआ है, इसका मतलब कौन सा दर्पण है? यह है आपका अवतल दर्पण। धंसा हुआ है ना इसका परावर्तक सतह। और ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब समझिए, इसके पैरेलल, किसके? ये जो आपका मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल समानांतर कोई एक किरण आ रही है, और ये आपको पता है जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या करता है? प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करता है, लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये परावर्तित होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काटा, ये जैसे ये मान लीजिए ये है, ये जिस बिंदु पर काटा यही इसका क्या होगा? ये इसका फोकस बिंदु होगा। ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा? समझिए, अब यह है उत्तल दर्पण, इसका सरफेस क्या है? परावर्तक सतह उठा हुआ है। अब इसका देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका। अब यहां पर भी इसके पैरेलल एक समानांतर एक किरण आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर एक किरण आ रही है। लेकिन ये कैसा मिरर है? ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या करेगा? लाइट रे को ऐसे डाइवर्ज कर देगा इस तरफ। ये रियल में काटेगा क्या? नहीं। यहां पर ये क्या होगा? ये इसे ऐसे काटता हुआ जब पीछे लेकर जाएंगे, देखते हैं इस बिंदु पर ये काटता हुआ प्रतीत हो रहा है।
ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, है ना। यानी कि देखो जो ये कॉन्केव मिरर है, जो अवतल दर्पण है, इसका फोकस जो है वो रियल है। अवतल दर्पण के केस में क्या होता है, अवतल दर्पण के केस में फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक है, अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होगा। और ये कहां पर होगा, ये दर्पण के सामने होगा। दर्पण के किधर होगा, सामने। हाँ या नहीं बताइए, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में क्या है, उत्तल दर्पण की जब बात करते हैं, ये उत्तल दर्पण में ये वर्चुअल फोकस हो, आभासी फोकस होगा, और वो किधर होगा, दर्पण के पीछे होगा। वो किधर होगा, दर्पण के पीछे होगा, है ना। पहले आप इतना पहले बनाओ, फिर इसके बाद आगे वाला लिखते हैं पॉइंट। पहले आप इतना बनाइए, फिर इसके आगे वाला लिखते हैं, ठीक है। फटाफट इससे लिखो। लिख लिया सभी ने, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस intersect principal axis after reflection, intersect at a point, intersect at a point after reflected by mirror, after reflected by mirror is called focus point, is called focus point, है ना। ये आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो अगला याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, उत्तल दर्पण के केस में ये क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होगा, यानी कि आभासी फोकस बिंदु होगा, आभासी फोकस बिंदु होगा। और इसके बाद याद रखिएगा ये कहां पर होगा, ये दर्पण के पीछे होगा। किधर होगा, दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। और इसे डिनोट कैसे करता है, तो याद रखिएगा इसे कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, है ना। अब हम लोग बात करेंगे फोकस दूरी, कि फोकस दूरी क्या होता है ना। फोकस बिंदु समझ में आ गया, तो फोकस दूरी क्या होता है, अब हम लोग इसे समझ लेते हैं। फोकस दूरी सिंपल है सर, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी की बात करते हैं, फोकस दूरी का मतलब क्या है, याद रखिएगा, पोल तथा ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड focus point, distance between pole and focus point is called focal length, distance between pole and focus point is called focal length। इसे आप लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इसे आप लिखो, अभी आ रहे हैं अभी आदि मानव, है ना। देखो आदि मानव भी है क्लास में, है ना। किस युग से हो तुम बताओ, और बच्चों को बताओ आदि मानव क्या खाते थे, है ना। आदि मानव भी है, पूछो आदि मानव से, आदि मानव क्या खाते। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां तक लिख लिया सभी ने? ये भी पूछ लो आग का खोज कैसे किया था, है ना। नेक्स्ट है, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और याद रखना अवतल दर्पण का यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि किधर है वो बाईं ओर, है ना। इसका कैसा होता है? नेगेटिव होता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का क्या होता है? उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस दूरी होता है ना, वो क्या होता है? वो आपका पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है ना, धनात्मक होता है, क्योंकि वो दाईं तरफ होता है ना। पोल के बाईं तरफ है तो नेगेटिव है, पोल के दाईं तरफ है तो क्या है? पॉजिटिव है ना। प्रिंसिपल एक्सिस देखो क्या होता है ना, जैसे ये मिरर है, ध्यान से समझिए, ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका यहां पर मान लीजिए ये पोल है, ध्यान से समझो, ये पोल है, और यहां पर ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, जो भी रेखा इस दो बिंदु को मिला रही है, वही क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सिंपल, ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? अब देखिए, आप पूछा जाता है कि फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये आप याद रखिएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2, या R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F होता है। और ये रिलेशन अभी अभी आपके ALP का जो पेपर हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है ना। F इज इक्वल टू क्या होता है? तो F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू क्या होता है? 2/F होता है। ये रिलेशन आपसे पूछा गया अभी हाल के पेपर में। ठीक है, चलो, तो इसे आप लिख लीजिएगा। इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिख लिया यहां तक सभी ने? अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसे हम लोग देखेंगे, है ना। दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे हम लोग देखते हैं। लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण से पहले आपको क्या होगा? दर्पण की क्या सब जानना पड़ेगा कि दर्पण का कुछ नियम है, इमेज फॉर्मेशन का कुछ नियम है दर्पण का, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले आपको जानना है रूल ऑफ मिरर। रूल ऑफ मिरर या दर्पण के नियम। तो दर्पण के नियम में सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, यह क्या कहता है? पहला नियम कि प्रिंसिपल या मुख्य अक्ष के समानांतर, नियम ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। Ray principal to a ray parallel to principal axis, a ray parallel to principal axis passes or seems to pass from focus point after reflection, after reflected by mirror. A ray parallel to principal axis passes or seems to pass from focus point after reflected by मिरर। जैसे आप समझिए, ध्यान से समझना, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका क्या है? फोकस है।
अब कह रहा है कि इसके पैरेलल अगर कोई किरण आ रही है ना, इसके पैरेलल अगर कोई किरण आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये पहला नियम कहता है, पहला नियम। ठीक है, कहां से गुजरता है? ये फोकस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम सबको समझ में आ गया? क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई किरण जब दर्पण से परावर्तित होती है वो कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, हाँ जी, रेडियस से छोटा होता है, रेडियस का आधा होता है का सिर्फ, है ना, रेडियस का आधा होता है जो फोकल लेंथ होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है इसका। सेकंड लॉ कहता है कि फोकस बिंदु से अगर कोई किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई, फोकस बिंदु से गुजरती हुई दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो क्या? तो परावर्तित होने के बाद, परावर्तित होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। जस्ट उसका अपोजिट वो है, समानांतर हो जाती है। यह कहता है कि अगर कोई किरण, ध्यान से समझो, यह कहता है अगर कोई किरण, ये मान लीजिए मिरर है, अब यहां पर इसका क्या है? फोकस बिंदु है, यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कह रहा है कि अगर कोई किरण इस फोकस से गुजरते हुए मिरर से टकराती है, इस फोकस से गुजरते हुए किससे टकराया? मिरर से टकराया, तो ये कहता है ये जब परावर्तित होगा ना तो ये इसके क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका इफ एनी रे is passes from focus point and strike to mirror, then it becomes parallel to principal axis after reflection. It becomes parallel to principal axis after reflection. ठीक है, यानी कि जब ये कोई किरण है वो फोकस बिंदु से गुजरते हुए मिरर से टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके समानांतर हो जाएगी। सिंपल है। हाँ, सारा नियम, अभी दो नियम और है, चारों नियम लगता है जब इमेज फॉर्मेशन होता है दर्पण के द्वारा। तो ठीक है, चार नियम हैं, चारों नियम आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। पिछला में क्या था? पिछले में जस्ट इसका अपोजिट था। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और जाकर के मिरर से टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। सिंपल है। ये इसका अपोजिट ये कह रहा है क्या? अगर कोई किरण फोकस बिंदु से गुजरकर मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किससे गुजर जाती है? ये मतलब किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दोनों मिरर के लिए है, ये कॉनकेव मिरर के लिए भी है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, दोनों के लिए, अवतल और उत्तल दोनों के लिए। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे क्लियर है ये? अगले नियम पर चलें। ये नियम समझना है तभी आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन कुछ समझ में नहीं आएगा। और इमेज फॉर्मेशन से बहुत से सवाल बनता है आपके एग्जाम में। तीसरा कहता है अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण से टकराती है तो परावर्तित होने के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझिएगा ध्यान से,
ये कह रहा है अगर कोई किरण है वो क्या हो रही है, ये मान लीजिए मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका एफ और ये इसका क्या है, ये इसका मान लीजिए सी है, वक्रता केंद्र है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई किरण कहां से गुजरते हुए, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए, इससे गुजरती हुई मिरर से टकरा रही है, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए मिरर से टकरा रही है, ये इसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सेम उसी पथ पर वो क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। यानी इफ अ रे passes from center of curvature and strike to mirror, if any ray passes from center of curvature and strike to mirror, reflected back on same path, reflected back on same path, सेम उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। क्लियर है पॉइंट ये, और ये बात सब कुछ समझ में आया। तीसरा नियम ये है। अब चौथे नियम पर चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा नियम, उसे भी हम लोग देखते हैं। फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। कैन आई मूव? ठीक। अब चौथा नियम देखिए। कहेंगे सर ये सब नियम कहां है, क्या कहीं पर लिखा हुआ? अरे बिल्कुल, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में बराबर लिखा हुआ ये सब नियम, और रेलवे यहां से खूब सवाल पूछता है। ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि अगर कोई किरण पोल पर टकराती है, पोल पर यानी ध्रुव पर टकराती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। सर मतलब समझते हैं? ये मानिए ये क्या है, आपका मिरर है, ठीक है, ये इसका पोल है, ये एफ है, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई किरण पोल से टकराती है, पोल से टकराती है तो यहां पर ये इस प्रिंसिपल फोकस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। मान लीजिए आई एंगल बनाया, ठीक है, और ये जब वापस ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, तो ये यहां पर परावर्तन कोण जो होगा, ये जो आर होगा, यहां पर एंगल आई और एंगल आर जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यहां पर एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और यहां से सवाल कैसे बनेगा आपसे, अभी सवाल करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है, अभी क्वेश्चन कराएंगे आप। यानी ये कहता है अगर कोई किरण पोल पर टकराती है तो यहां पर आपतन और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। यह दोनों ही दर्पण पर लागू होता है, अवतल पर भी लागू होगा, उत्तल पर भी लागू होगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जब सवाल यहां से कैसे बनेगा, अगर आपको लिखना है सवाल तो लिख लीजिएगा। सवाल आपसे यहां से कैसे बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई रे, अगर कोई किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कुछ भी दे सकता है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण में पोल पर टकराती है तथा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया सबको? बहुत बढ़िया। ये चारेगो नियम है, इस सारे नियम पर पूरा इमेज फॉर्मेशन होगा। किसका? दर्पण का। लेंस में जब आएंगे तो लेंस का हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेंस का नियम क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है। और तीसरा नियम क्या कह रहा है?
तीसरा नियम कह रहा है कोई किरण है, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है, दर्पण से टकराया, वापस जब ये रिफ्लेक्ट होगा इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, जिस पथ से गया है, जिस पथ से आया है उसी पथ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में आया? हाँ, फोर्थ कंडीशन में प्रिंसिपल एक्सिस जो वो नॉर्मल का काम करेगा, सिंपल है। आया समझ में? यानी ये क्या कह रहा है, देखो ये वाला जिसको समझ में आया, ये कह रहा है कि मान लो ये कोई किरण है, ये कोई मतलब मिरर है, यहां पर एक आपतित किरण आया, यहां पर ये कह रहा है कि आपतित किरण आया, दर्पण से यहां पर ये कितना कोण बना रहा है, पोल से टकरा रहा है, कितना कोण बना रहा है, मान लो 20 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कह रहा है जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का कितना 20 डिग्री के एंगल पर ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आया? ये कह रहा है चौथा नियम, सिंपल। चला, किसी को कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिख लीजिए, a ray strike at pole, then angle of incidence and angle of reflection is equal, then angle of incidence and angle of reflection is equal। ठीक है, अच्छा 60 कहां से आया? अरे बाबू देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा मैंने कि ये कोई मिरर है ना, इस पर कह रहा है, क्वेश्चन जो मैंने पूछा ये पूछा कि इस पर कोई किरण जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, आपतित किरण है। और पूछा मैंने कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो ये भी 30 होगा। तब ये आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, इसके बीच का ये कोण पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 + 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अपना भी दिमाग तो थोड़ा सा प्रयोग करो, कि अपना दिमाग एकदम एग्जाम में यूज करना है, यहां पर भी करना है ना जी। आया समझ में? अभियो नहीं आया है बताओ? अब चलेंगे हम लोग, बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलो बहुत बढ़िया, ये 4 नियम से कैसे कैसे सवाल बनता है सब सवाल करवाएंगे कल की क्लास में। आज भी 8 सवाल कराएंगे, लास्ट में आज भी 8 सवाल है, ठीक है। आपतित किरण और दर्पण के बीच का पूछे, दर्पण के बीच में कोई चीज बोलेगा, पोल के बीच पूछेगा या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के बीच पूछेगा, ऐसे पूछेगा। दर्पण के बीच नहीं पूछेगा, दर्पण में कोई बिंदु पूछेगा ना, पोल के बीच पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब इसके बीच में, पोल और इसके बीच में पूछेगा 30 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? चलो ठीक है, बिल्कुल देखना चाहिए। पहले पुराना लेक्चर देखिए मनीष, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब यहां से देखो 6 कंडीशन है और यहां से लगभग आपका 6 × 3 कर लो 18 और प्लस लगभग 25 के आसपास सवाल यहां से बनता है, 25 सवाल बनेगा यहां से। और यूजेस को मिला लीजिए तो लगभग 30 से 35 सवाल आपका बनेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और उसका यूजेस से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लेना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले आप इसे समझ लो, इसके बाद इसको याद रखने का भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद रखना, कैसे याद रखना वो ट्रिक भी बताएंगे आपको। यहां से लगभग मान लीजिए इस पूरा जो है ना लगभग 35 सवाल आपका बनता है यहां से, सिर्फ इस चीज से। अब देखिए पहला कंडीशन है, टोटल कितना कंडीशन है, 6 कंडीशन है। और एक चीज याद रखिएगा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, दीपांकर आपका क्या डाउट है ये बताइए, है ना। अगर आप पहली बार क्लास में हैं तो शांत रहिए, शांति से पढ़िए, बेवजह की कमेंट मत किया करिए कि रिकॉर्डिंग क्लास है, ये है कि आपका क्या डाउट है ये पूछो। अरे नहीं, मतलब एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन है, मैंने बोला कि इसका इस टॉपिक से लगभग 35 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। दो नंबर रूल में क्या लिखा है मैंने, सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। मैंने ये लिखा कि अगर कोई किरण फोकस के क्या हो रही है, फोकस से जाकर गुजर कर कहां से, मिरर से टकराती है, तो वो परावर्तित होने के बाद किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सा नियम है।
अगर कोई किरण फोकस से गुजरती हुई मिरर से टकराती है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिंपल है। क्या दिक्कत है इसमें? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक का जस्ट अपोजिट दूसरा है। नहीं आया समझ में? आगे चला। चल अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर टोटल 6 कंडीशन, और जैसा इमेज फॉर्मेशन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसा इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण के द्वारा होता है, लगभग वैसा इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा होता है। लेकिन लेंस में कुछ कुछ चीजें अलग होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी मोटा मोटी याद रखना है, अवतल दर्पण के द्वारा जैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वैसा ही प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा होगा। अवतल दर्पण का जो नेचर होता है वही नेचर उत्तल लेंस का होता है। ठीक। अब हम लोग यहां पर एक एक कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर है? जब वस्तु अनंत पर हो। अभी पहले 6 के 6 कंडीशन समझो, और उसके बाद आपको इसको याद रखने का भी ट्रिक बताएंगे। यह इनफाइनाइट है, इंफिनिटी भी लिख सकते हैं इसे, इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, है ना, इस तरह से भी डिनोट करते हैं इंफिनिटी को। ठीक। अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से आप समझिएगा, इमेज फॉर्मेशन को चित्र भी साथ साथ आपको बनाना है सबको। ये है आपका कॉनकेव मिरर, यानी कौन सा? अवतल दर्पण। यह है इसका पोल, यह है इसका फोकस बिंदु, यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि वस्तु कहां पर है सर? वस्तु अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है। हमें क्या करना है? दो रे को क्या करना है? एक दूसरे से टकराना है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराना है। तो देखिए एक किरण हम ला रहे हैं इसके ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूर से जब अनंत पर कोई वस्तु है तो उससे किरण जो आएगी वो क्या होगी? लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये बताइए ये कहां से गुजरेगी? ये गुजरेगी ऐसे, फोकस से गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण हम लाते हैं कहां से? दूसरी किरण हम लाते हैं अनंत से ही, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। यहां से जब दूसरी किरण लाते हैं तो दूसरी किरण भी जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहां से गुजरेगी? वो फोकस से ही गुजरेगी। अब ये बताइए ये जो दो किरण है जहां पर एक दूसरे को काटेगा, ये दो किरण एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इमेज आपका कहां पर बनेगा? वहीं पर बनेगा। यहां पर ये दो किरण एक दूसरे को कहां पर काट रहा है बताओ? ये जो दो किरणें हैं एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस बिंदु पर, यानी कि इमेज कहां पर बनेगा? इमेज कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। पहला सवाल, इमेज कहां पर बनता है? फोकस पॉइंट पर बनता है, फोकस पॉइंट पर बनता है, यानी कि फोकस बिंदु पर बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। और ये बताइए यहां पर ये दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही है क्या? ये दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही है क्या? अरे हाँ नहीं बोलो। नियम अभी बताया, विकेश सो रहे थे जब नियम बताया, नियम बताया था आप नींद में थे। अभी पहला नियम क्या बताया? अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दर्पण का नियम कह रहा है। तो यहां पर कोई किरण क्या अनंत पर जब किसी वस्तु को रखेंगे तो उससे जो किरण आएगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आएगी जी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। आया समझ में कि फोकस पर ही क्यों काटेगी, कोई और बिंदु पर क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि यहां पर किरण क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों किरण जो गुजरेगी वो कहां से? फोकस से गुजरेगी, और एक दूसरे को कहां पर काटेगी? फोकस पर काटेगी।
तो इमेज आपका कहां पर बनेगा, फोकस पर, और यहां पर क्या रियल में एक दूसरे को काट रहा है, तो यहां पर इमेज कैसा बनेगा, रियल, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरी बात करें, इमेज का साइज बताओ कैसा बन रहा है यहां पर, ये जो इमेज है, इमेज का साइज बताओ कैसा बन रहा है यहां पर, पॉइंट साइज का। कैसा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज का। तीसरा जो है कैसा, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, यानी बिंदु के आकार का इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसी को आप लिख सकते हैं अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अरे यहां पर ऊपर पे काट रहा है, लेकिन परावर्तित होने के बाद कहां काट रहा है, यहां पर परावर्तित हो गया क्या, यहां पर यह परावर्तित हो गया, बताओ, परावर्तित होने के बाद कहां पर एक दूसरे को काट रहा है। सब जो ज्यादा दिमाग लगाता है ना, यही सब जाकर के एग्जाम में गलती करता है। ऊपर में भी तो सर काट रहा है ना। उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि रियल इमेज जो होता है ना, जब भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट आया समझ में। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, यानी यहां से आपसे 3 सवाल बनेगा। कौन सा 3 सवाल बनेगा, कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, पहला सवाल, इमेज कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। और तीसरा जो है आपका किस आकार का बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, और कैसा, पॉइंट साइज का, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। याद रखेंगे, क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, जब वस्तु, अब जैसे जैसे इमेज वस्तु को ना धीरे धीरे क्या करेंगे, मिरर के पास ले जाएंगे। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी वन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and c, when object is between infinity and c। पॉइंट साइज का मतलब होता है कि जैसा बिंदु होता है ना पॉइंट, उस साइज का इमेज बनेगा, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं, तो यहां पर दूसरा कंडीशन देखते हैं। यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये इसका पोल, ये इसका अर्थ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु को कहां पर प्लेस करना है हमको, सी और अनंत के बीच में। मान लीजिए हमने यहां पर वस्तु को क्या किया, प्लेस किया, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मेरा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है कि यहां से 2 लाइट रे लेकर के जाना है और उसे क्या करना है, रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कराना है। तो पहला किरण हम क्या करते हैं, यहां से लेकर चलते हैं पहला किरण, और ये हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगा। दर्पण का नियम क्या कहता है, ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरा, या तो हम एक किरण यहां फोकस से गुजार दें, या फिर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दें। जब देखिए हम इसे कहां से गुजारते हैं, फोकस से गुजारते हैं, ध्यान से समझो। जब दूसरा किरण है, इसे जब हम कहां से गुजारते हैं, ऐसे फोकस से, फोकस से गुजारते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
तो यहां पर देखते हैं कि ये जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को कहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है। इसका इमेज देखो, जब बनाएंगे तो जो इसका इमेज आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से, इस तरह से बना। कहां पर बना इमेज, पहला कंडीशन, इमेज कहां पर बनेगा, इमेज सी यानी वक्रता केंद्र एंड एफ के बीच बनता है, एफ के बीच बनता है। दूसरा, रियल में काट रहा है तो रियल बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और यहां पर देख भी रहे हैं उल्टा बन रहा है, इधर ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज कैसे, ऐसे बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा याद रखिएगा कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। देख रहे हैं आकार, देखो वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो अगला 3 सवाल आपका ये बनेगा। क्या सवाल पूछा जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, उसका इमेज बनेगा वक्रता केंद्र और किसके बीच में, फोकस के बीच में। दूसरा सवाल कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा सवाल कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। हाँ, बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं, इसी को बियॉन्ड सी भी लिखते हैं कि अगर वक्रता केंद्र से आगे रखा जाए। ठीक, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। ये चित्र के साथ आप लोगों को लिखना है, ये सब पॉइंट, एक एक पॉइंट चित्र के साथ लिखना है। ठीक है सर, अभी आ रहे हैं सी वाले कंडीशन पर आ रहे हैं। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या यहां तक है तो अभी पूछ लो, है ना। बाद में तुम लोग कहोगे कि सर गुस्सा करते हैं। तुम लोग को एक चीज जब बताते हैं उस समय तुम लोगों को मतलब डाउट नहीं होता, उस समय का तो जी सर आगे बढ़ जाता है, फिर आते हो सर वो बताइए ना क्या था। बिल्कुल पिक बनानी है, जिसको समझना है फिर से समझा देते हैं। देखो यहां पर वस्तु को कहां रखा, सी और अनंत के बीच में रखा, या सी के बाद रखा, सी के बाद रखा, यहां पर वस्तु है। अब हमें 2 किरण लेकर जानी है, उसे क्या करनी है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करानी है। एक किरण हमने यहां से क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, तो ये कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। और दूसरा किरण हमने यहां से लिया, वो किसे, उससे हमने फोकस से गुजरा, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों किरण एक दूसरे को काट कहां पर रहे, एफ और सी के बीच में यहां पर काट रहा है, तो इमेज आपका कहां पर, इधर बना, यहां पर, है ना, इस तरफ यहां पर इमेज बना। पहला कंडीशन क्या, इमेज सी एंड एफ के बीच बना। कैसा, एक दूसरे को वाकई में काट रहा है, रियल में काट रहा है, तो वास्तविक और कैसा बना, उल्टा बना। और यहां पर जो इमेज बन रहा है आप देख सकते हैं, ये क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक, आया समझ में। सी से गुजार के देख लीजिए तो भी आपका इमेज यहीं पर बनेगा। सी से भी गुजार लेते हैं, एक बच्चे का वो है सर, अगर सी से गुजरेगा तो गुजार देते हैं। देखो किसी भी कंडीशन में आपका इमेज वहीं पर बनेगा। देख लो, यह है आपका पोल, यह आपका एफ, यह आपका सी। अब देखो हम क्या करते हैं, एक किरण को हम क्या करते हैं, यहां पर वस्तु हमारा कहां पर है, वस्तु हमारा सी और किसके बीच में, देख लीजिए किसी भी कंडीशन में आपका इमेज यहीं पर बनेगा। देखो वस्तु को हमने रखा कहां पर, इधर। अब एक किरण हम पहले क्या करते हैं, मान लो एक किरण को हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल लेकर जाते हैं, इसके पैरेलल लेकर गए, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से, ऐसे फोकस से गुजर जाएगा। अब दूसरा किरण देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे किरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां वक्रता केंद्र से लेकर जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से लेकर गए, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र से लेकर गए हम इसे, तो ये जब जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, इसी पथ पर वापस लौटेगा, तो फिर भी आपका इमेज कहां पर बन रहा है, इधर ही बन रहा है ना। अब तीसरा कंडीशन देखिए, दूसरा देखा ना आपने, तीसरा अब ये भी कंडीशन देख लो, किसी भी कंडीशन में आपका इमेज यहीं पर बनेगा। ये मान लीजिए मिरर, ये इसका पोल, ये इसका एफ, ये इसका सी। अब वस्तु को हम फिर से कहां रख रहे हैं, सी और इंफिनिटी के बीच यहां पर रख रहे हैं, ध्यान से समझो। अब देखो एक किरण को पहले हमने क्या किया, किसी भी कंडीशन में आप लेकर जाइएगा, एक किरण को हमने यहां फोकस से गुजारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दूसरे किरण को हमने कहां से गुजारा, वक्रता केंद्र से गुजारा,
जितना पोस्टमार्टम करना है कर लो। यहां पे गुजारा ऐसे वक्रता केंद्र से गुजारा, ठीक है। तो यहां पर वक्रता केंद्र से गुजरा तो भी आपका इमेज जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, आपका सी और एफ के बीच में ही बनेगा। किसी भी जगह पर करेंगे तो आपका सी और एफ के बीच ही इमेज बनेगा। रियल और कैसा, इन्वर्टेड ही बनेगा, और वस्तु से कैसा, आपका छोटा ही बनेगा। क्लियर? चलिए यहां तक अब किसी को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड कंडीशन है, जब वस्तु कहां पर हो, सी पर हो, वन ऑब्जेक्ट इज एट सी। यहां पर देखिए कैसे इमेज बनता है, समझिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका एफ, ये इसका सी। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। ये रहा वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट। अब एक किरण को क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल लेकर जा रहे हैं। ये इधर से गुजरेगा, ठीक है, और दूसरा किरण क्या कर रहे हैं, ऐसे फोकस से गुजार रहे हैं। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। ये जब रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे सी पर ही, यहां पर क्या करेगा, सी पर ही एक दूसरे को काटेगा। सी पर ही, ये सी पर ही काटेगा एक दूसरे को। और यहां पर इमेज आपका कहां पर बनेगा, तो याद रखिएगा इमेज सी पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा कैसा बनेगा, रियल में काट रहा है तो रियल बनेगा, और कैसा, इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। एंड तीसरा वस्तु के समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का। यहां पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान आकार का यहां पर बनता है, ठीक। हाँ, पोल से भी गुजार सकते हैं आप, पोल से गुजार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को आपको कहीं ना कहीं क्या कराना होगा, इंटरसेक्ट कराना होगा। और मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कैसे इमेज बन रहा है, नहीं, ये समझने के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये 3-3 पॉइंट जो लिखा हुआ मैंने हर जगह पर, ये 3-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप किसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। क्योंकि आपसे इमेज बनाने नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, किस कंडीशन में इमेज कहां पर बन रहा है, आपको वो याद रखना है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कहां पर अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक। क्लियर पॉइंट? तो यानी कि टोटल कितने अभी तक हम लोगों ने कंडीशन देखे, पहला कंडीशन में 3, दूसरे कंडीशन में 3 और तीसरे कंडीशन में 3, यानी टोटल कितना, 9 क्वेश्चन यहां से अभी तक बना। बाकी और अभी 3 कंडीशन बचा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल रियल लाइफ में काम आता है ये, है ना। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बाकी इससे रिलेटेड अभी जो सवाल, 1-2 सवाल यहां से बनता है। ये जो थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार आपके एग्जाम में सवाल बनता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आज के सवालों को, ठीक है। अच्छा, इमेज बड़ा कहां पर बनता है, बताएंगे। इमेज बड़ा कहां पर बनेगा, जब जाएगा सी और फोकस के बीच में, तब ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बनेगा। जब फोकस पर रहेगा तो भी इमेज बड़ा बनेगा, जब फोकस और पोल के बीच में रहेगा तभी इमेज बड़ा बनेगा। इस 3 के अलावा बाकी जो 3 कंडीशन होगा ना, उस तीनों कंडीशन में इमेज आपका बड़ा बनता है, ठीक है। ठीक है, ट्रिक बताएंगे जब पहले सारा कंडीशन हम लोग पढ़ लेंगे, 6 के 6 कंडीशन पढ़ लेंगे, तब आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। लाइट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कल आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, इन सब से वो करवाएंगे कल की क्लास में। जब सारा कंडीशन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि यहां से कैसा कैसा क्वेश्चन बना है, ठीक है।
और ये सब 9th और 10th के एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। ठीक है, सब बताएंगे। इमेज आभासी कहां पर बनेगा? आभासी छठी कंडीशन में सिर्फ बनता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है ना, उसी में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, थर्ड को फिर से समझ लीजिए। यहां पर वस्तु कहां पर? वक्रता केंद्र पर है। एक रे हमने यहां से लेकर गए, पैरेलल लेकर गए, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरा? फोकस से गुजरा, है ना, कहां से? फोकस से गुजरा। और दूसरा किरण जो हम क्या किया हमने? फोकस से लेकर के गए दूसरे किरण को, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर? सी पर काट, यहां पर ऐसे। तो यहां पर इमेज जो बना आपका कहां पर बना? सी पर बना। ठीक, कैसा? वास्तविक और उल्टा बना है और वस्तु के समान आकार का बना है। बिल्कुल हो जाएगा जो ही। नो रिफ्लेक्शन। अच्छा, 90 डिग्री पर हर्षित ने, देखिए अच्छा सवाल, ये बच्चा है, इसने ठीक क्वेश्चन पूछा। मतलब 0 डिग्री पर, 0 डिग्री जो होगा, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में किस एंगल पर कोई रे अगर इंसिडेंट करे यहां पर, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये इसी रे पर क्या चला जाएगा? यानी कि 0 डिग्री अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? 0 डिग्री। जिसका भी सवाल था समझ में आ गया? हाँ, 1 तारीख को छुट्टी रहेगा। ठीक है, लेकिन कल क्लास होगी आपकी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल है आज का, टोटल 8 क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आईने में हम लोग दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, दर्पण के सामने, और इमेज जो बनता है हमारा कहां बनता है? दर्पण के पीछे। कैसा? वर्चुअल और कैसा? आभासी। वर्चुअल और कैसा बनता है? इरेक्ट। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग रेड लाइट का यूज करते हैं क्योंकि, ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग रेड लाइट का यूज करते हैं क्योंकि चलिए, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ योर फ्रेंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, यानी कि अपने फ्रेंड का जो वॉइस आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो वो किसके कारण कर पाते हो? बताइए। सारा आपके एक एक सवाल आपके नोट्स, और ये सारा सवाल जो है ना आपका पूछा गया क्वेश्चन है। सारा सवाल जो कैसा है? पूछा गया है। किसके कारण होता है? ड्यू टू क्वालिटी। ठीक है, गुड गुड। क्वालिटी के कारण होगा, गुणवत्ता के कारण होगा, बताया भी था आपको। और यहां पर कुछ बच्चे भी बता रहे हैं पिच। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, सीटी स्कैन जो किया जाता है किसका यूज करके किया जाता है? सीटी स्कैन बताया था क्या होता है फुल फॉर्म सीटी स्कैन का? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और सीटी स्कैन में किसका यूज होता है? इसमें कुछ अल्ट्रासोनिक बता रहा है, एक्सरे का यूज होता है। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज कितना होता है? सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज कितना होता है? लिखाए थे आपको 380 से 700 नैनोमीटर, लेकिन वहां पर सबसे अप्रोक्सीमेट कौन सा है? इसमें सबसे उसके बराबर कौन सा है? 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लान मिरर टू सी द फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू, किसी व्यक्ति का पूर्ण आकार का छवि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई किसके बराबर होती है? और कल आपको करवाएंगे रिसेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, और जो पहले भी पीवाईक्यूज में पूछे गए क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से, उसे देखेंगे। फिर कल हमारा ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहां से, बहुत ज्यादा।
उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट है, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, यानी किस कलर का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, किस कलर का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ पूछ रहा है, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय आई लेंस ऑफ द रेटिना। बताए थे पिछले क्लास में कि जो हमारे आंख में रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, और वहां पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक, और कैसा बनता है जी, उल्टा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन है। तो ये टोटल 8 सवाल थे आज के। 8 में से 8 सही होना चाहिए आपका। अगर कम है तो मेहनत करिए, रिवाइज करिए नोट्स को, ठीक है। बाकी कल जब हम लोग आएंगे तो कल हम लोग इस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इमेज कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बाकी कल आपको पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, इससे कैसे कैसे सवाल बनता है, यहां से बहुत सवाल बनता है। यहां से कल लगभग हम लोग 15 के आसपास सवाल भी देखेंगे जो यहां से पूछा जाता है इस तरह का, ठीक है। इतना स्लो पढ़ाता है तो आप बाद में देखा करिए विवेक जी, है ना। आपकी जो समस्या है आप उसे बाद में देखिए। आपको लगता है ना कि स्लो पढ़ा रहा है तो आप बाद में 1x 2x कर लो स्पीड, बाद में देखा करो तुम, ठीक है। तुम्हारा अगर दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है तो आप बाद में देखिए लेक्चर को, ठीक है। और किसी का कोई ऐसा समस्या है धीरे और फास्ट वाला तो बता दो। और मनीषा जी आई थिंक जैन में आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड वीक में। नहीं, ये ज्यादा होशियार है ना, मतलब इसकी जो बुद्धि है ज्यादा तेज चल रही है ना। चलिए, और किसी का कोई डाउट? कल हम लोग इस मतलब जो इमेज फॉर्मेशन है वो कल हमारा कंप्लीट होगा। एसएससी सीजीएल का बैच आ गया है, एक बार जाकर देख लीजिएगा, ऐप पर अवेलेबल है, उसका बैच आ गया। वन लाइनर दे देंगे आपको, वन लाइनर मिल जाएगा, पढ़िए, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको वन लाइनर भी मिल जाएगा फिजिक्स का पूरा, ठीक। चलो, अरे क्लर्क में ये सब नहीं पूछता है सौरभ, है ना। क्लर्क में साइंस वगैरह नहीं पूछता, उसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस ये सब पूछता है, स्टैटिक जीके वगैरह ये सब बैंक में नहीं पूछता है, ठीक। हाँ, चांसेस है दिव्या, डेफिनेटली चांसेस हैं। एक बार इसका थर्मल फ्लास्क वाला क्या गर्म क्यों रहता है, क्योंकि देखिए उसमें ना यूज किया जाता है, बीच में बताया भी था मैंने कि उसमें सिल्वर का यूज किया जाता है ताकि वो ना अंदर के हीट को बाहर आने देता है ना बाहर के हीट को अंदर जाने देता है ना, इसलिए। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा बनना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को आवर्त सारणी कंप्लीट करवा देंगे, डेफिनेटली वो करवा देंगे कंप्लीट, बिल्कुल सीजीएल में काम आएगा। बैंकिंग एग्जाम में ये सब नहीं पूछता, बैंकिंग एग्जाम के अलावा जो एग्जाम होता है ना, वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में आपका हेल्प करता है। बैंकिंग एग्जाम में ये सब नहीं पूछता, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछता है, स्टैटिक जीके पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है, बैंकिंग अवेयरनेस पूछता है। सी का ब्लू कलर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मोमबत्ती जलती है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है निशांत, और मोमबत्ती अगर मोम अगर पिघलता है तो भौतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद अभी 2-3 टॉपिक अभी और है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिजिक्स है, ये 3 टॉपिक है। हाँ, उसमें आएगा सोनू। इसका अभी स्मृति जी आइडिया नहीं है, देखिए मार्च के आसपास ही होगा ये सब। मैंने क्या बोला, बैंकिंग एग्जाम के अलावा बाकी कोई भी वनडे एग्जाम होता है सब में पूछेगा, बीएसएससी हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो, 12th लेवल का हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, और भी कोई एग्जाम बचा है
सब में पूछेगा, ठीक है। प्रिंटेबल पीडीएफ पहले अपने नोट्स बनाओ, लास्ट में प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह बन जाएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां बीपीएससी में भी काम आएगा आपको। ट्वेल्थ लेवल में बहुत कम न्यूमेरिकल पूछता है ना। नहीं नहीं, 9th 10th ही पढ़ना है, 11th 12th नहीं पढ़ना है आप लोगों को, 9th 10th तक पढ़िए, ठीक है। पिछली क्लासेस जाकर के देखो करिश्मा, एक एक क्लासेस जाकर के पीछे की क्लासेस आप 1 क्लास 2 क्लास डेली देखिए और उसको रिकवर करिए, ठीक है। केमिस्ट्री आ जाएगा लगभग, मान लीजिए अभी 15 क्लास के बाद, 15 क्लास के बाद केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स पढ़िए, नोट्स आपका मोर देन इनफ है, क्योंकि जितना आपको करवा रहे हैं वो काफी है ना, ठीक है। कोई नहीं, अब क्लासेस देखिए, जितना न्यूमेरिकल क्लास में कराएं उसको करिए, है ना, न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी एक बार में निकालने के लिए उसका सिलेबस, जितने भी रेलवे के पीवाईक्यूज हैं, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी सीबीटी 1 का पीवाईक्यू, उसे आप पूरा डिटेल से कर लीजिए। जीके जीएस को अच्छा करिए, जिसमें कि साइंस को अच्छा करिए आप, मतलब बाकी पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट, जीएस को बहुत अच्छा करना है आपने, है ना। और मैथ रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पर्याप्त है, मोर देन पर्याप्त है ना। स्वाति पूछो क्या डाउट है, दिखा नहीं होगा डाउट। डर, देखिए डर अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो डर थोड़ा लगना स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है ना। जो देखो पढ़ा ही नहीं है उसको किस बात का डर, जो पढ़ा है, जिसने चीजों को सीखा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत डर लगना ही चाहिए, ये ह्यूमन नेचर, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट है? इसका क्या डाउट है इस बच्चे का, तुम्हारा तो डाउट ही नहीं है। ये सब डाटा एनसीईआरटी का, डेफिनेटली एनसीईआरटी का डाटा। एग्जाम कब तक होगा? अरे एग्जाम मैंने कितनी डेली में आकर के यही बताऊं कि एग्जाम कब होगा, बताया कि मार्च के आसपास होगा आपका एग्जाम। एक ही चीज डेली आप पूछते हैं आप लोग। मेरे टेक्नीशियन में 50, देखिए अब सीबीटी 1 के चांसेस हैं, हो सकते हैं सीबीटी 2 होगा तो फिर उसमें डिपेंड करता है ना। सीबीटी 1 में चांसेस हैं, हो जाएंगे एक दिन में। देखिए एक दिन में सब कवर हो भी नहीं सकता ना। आपका क्या है ना कि देखिए एक डेली का आपको रूटीन बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 4 घंटे की आपकी डेली क्लास होती है, कम से कम आपको सेल्फ स्टडी के लिए 6 से 8 घंटे का रूटीन बनाना होगा, है ना। 6 से 8 घंटे की रूटीन बनाइए। उसमें डेली कोई जरूरी है ना कि सारा सब्जेक्ट हमें एक के दिन में पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट आप देखो क्या करो, 6 से 8 घंटे की रूटीन बनाओ क्लास के अलावा। अगर आप 4 घंटे ऑन एवरेज आपकी क्लास होती है तो 6 से 8 घंटे का अपने एबिलिटी के अनुसार 6 से 8 घंटे का क्या होना चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए डेली का, जिसमें मैं जो बता रहा हूं उस तरह से आप करिए। 1 घंटे मैथ को दीजिए डेली प्रैक्टिस के लिए, 1 घंटे रीजनिंग को दीजिए प्रैक्टिस के लिए, 2 घंटे आप कोई जीके जीएस को पढ़ने के लिए, तो 2 से 3 घंटे जीके जीएस आप पढ़ने के लिए दीजिए। आधा घंटा कम से कम आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को दीजिए, और 1 घंटा आप क्या करो, पीवाईक्यू को पढ़ो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, कोई प्रैक्टिस लगाओ, क्वेश्चन सेट लगाओ, कुछ भी करो। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आपको डेली पढ़ना है क्लास के अलावा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना आपको करना होगा, डेली बेसिस पर करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया, ये नहीं। कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ समझ में, हाँ सिलेबस यही रहता है अनु, बस उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है, ठीक है। नहीं करना तो होगा, नींद त्यागना होगा, है ना आपको थोड़ा सा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो नींद चैन को थोड़ा बहुत ना 2-3 महीने त्याग दो, ठीक।
चलिए, मैं डेली सारा सब्जेक्ट का देने का ट्राई करता हूं, पर डेली सारा सब्जेक्ट तो देने का प्रयास ही मत करिए आकाश, है ना। डेली सारा सब्जेक्ट अगर देंगे तो वो कहता है ना हौच पौच हो जाना, वो हो जाएगा। तो डेली सारा सब्जेक्ट को नहीं देना, डेली उतना ही, मतलब दिमाग का एक कैपेसिटी है ना जी, दिमाग को उतना ही दो जितना एक्सेप्ट करे, खा सके वो, है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे, है ना, कल की क्लास में। और जो भी इस तरह का डाउट है, लास्ट में ऐसे डाउट आप लोग पूछ लिया करो, इस तरह का कोई भी डाउट है तो क्लास के दौरान इस तरह के डाउट्स मत पूछा करें। क्लास के दौरान टॉपिक से रिलेटेड डाउट, ऐसे डाउट होता है क्लास के बाद पूछिए आप, मैं बताने के लिए हूं ना, ठीक है। और क्लास जब करते हैं तो उस समय जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट है पूछा करिए। और गुस्सा इसलिए आता है, आप लोग जब क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तब मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। सर मैंने सब्जेक्ट का नोट्स बनाया लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। किंग जोंग जी, पहले तो नमस्कार आपको, है ना, कहां से आप आए हुए हैं किंग जोंग। आप क्या करिए कि पूरे वीक में एक दिन कम से कम आपका रिवीजन डे होना चाहिए, है ना। एक दिन आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए जिसमें कि आप जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उतना आप रिवाइज करिए, ठीक है। तो वीक में आपका एक दिन, कोई भी दिन हो, वो रिवीजन डे होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी? हो जाएगी, लास्ट में होगी सबसे, ताकि ना करंट अफेयर्स आपको, देखिए करंट अफेयर्स क्या होगा ना, सर तो आपको पढ़ाएंगे क्लास में, सर जो भी पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर्स ना डेली आधा घंटा खुद से, तो करंट अफेयर्स में आधा घंटा 45 मिनट खुद से दीजिए। बाकी सर जो है उससे क्या होगा ना, सर जब पढ़ाएंगे तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, वो रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आधे घंटे से 45 मिनट अपना आप खुद से दिया करिए, ठीक है ना। बिल्कुल टफ नहीं होता करंट अफेयर्स, विवेक जी पढ़िएगा ना जब चीजों को, तो बिल्कुल आसान, बहुत इजी, मतलब आप देखिए एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आप कितना भी डाटा पढ़ के जाओ वो आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्षा किस यंत्र से मापते हैं? वर्षा को मापने के लिए देखिए आपका एक होता है यूडोमीटर होता है, एक आपका रेन गेज होता है, एक हाइटोमीटर होता है, सारा एक के है, हाइटोमीटर, यूडोमीटर, रेन गेज, है ना, ये सब क्या है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए, ठीक है। 70 के आसपास आपका होना चाहिए स्मृति, 70 के प्लस होना चाहिए मिनिमम, 70 प्लस, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में इसके आगे मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।